नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज की क्लास में हम लोग 7 लिम्स ऑफ स्टेट जिसके बारे में चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा था उसके विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा AKTU स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुँचाने का काम करें। तो ये जो 7 लिम्स ऑफ स्टेट, ये जो पॉइंट है, अगर इसे हम देखें तो इसे ही हम सप्तांग थियरी कहते हैं। सप्तांग यानी किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन के लिए हमें 7 अंगों की आवश्यकता पड़ती है या 7 एलिमेंट्स को हमें देखना पड़ता है। इसे ही हम 7 लिम्स ऑफ स्टेट भी कह रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लिम्स के रूप में चीज़ें हैं। तो कौटिल्य ने इनको एक श्रेणी में रखा और इनको एक श्रेणी में रखते हुए 7 प्रकृति के रूप में ऑर्गन ऑफ स्टेट को प्रेजेंट किया। अगर वन बाय वन हम देखें तो 7 अलग अलग पिलर्स के रूप में स्टेट के हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 7 चीज़ें लिखी हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठवां दंड और सातवां है मित्र। तो अब आज के टाइम के हिसाब से भी हम इसको देख लेंगे। रूलर, मिनिस्टर, पॉपुलेशन, फोर्टिफाइड कैपिटल, ट्रेजरी, आर्मी एंड फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके अब इनके बारे में देखते हैं कि इसमें और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए। अगर हम बात करें स्वामी वर्ड की, तो किसी भी राज्य के सबसे पहले अंग के तौर पर हम स्वामी को देखते हैं। स्वामी कौन होगा? तो कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य को रूल करेगा, जो उस स्टेट को गवर्न करेगा, वो उस राज्य का स्वामी कहलाएगा। राज्य के सबसे प्रमुख, सबसे पहले एलिमेंट के रूप में हम स्वामी को देखते हैं। स्वामी जो है उसे हम राजा के रूप में देखते हैं। तो आप इसको इस तरह से देखें कि स्वामी का अर्थ क्या है। स्वामी का अर्थ है एक मोनार्क, यानी एक ताज धारण करने वाला, एक मुकुट पहनने वाला व्यक्ति ही राज्य का स्वामी होगा। वो नोबल फैमिली से होगा। जहाँ तक हो उसे ब्रेव होना चाहिए, उसे एक लर्नेड मैन होना चाहिए। और इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास की है और क्वेश्चन सीरीज में भी देखा है कि एक स्वामी के रूप में जो कोई भी व्यक्ति राज्य करेगा या राज्य का जो एक रूलर होगा, ठीक है, उसे कम से कम अपने जीवन के जो ब्रह्मचर्य के जो समय है 25 वर्ष के, उसमें कम से कम 16 वर्षों तक उसे गहन अध्ययन करना चाहिए। उसे एक वर्चुअस पर्सन के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहिए। और कौटिल्य ने तो ऐसे व्यक्ति को राज्य के सभी विषयों के जानकार के रूप में बताया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो स्वामी होगा उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राज्य के लोगों की खुशी और उसके समृद्धि को लेकर के होगी। तो पहले पॉइंट के तौर पर, पहले एलिमेंट के तौर पर, पहले अंग के तौर पर हम स्वामी को देखते हैं। दूसरा अंग जो है किसी राज्य का, वो हमें दिखता है अमात्य के रूप में। अमात्य को हम लोग आज के समय में मिनिस्टर्स कहते हैं, यानी मंत्री जो हैं, जितने भी मंत्री हुआ करते थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। तो अमात्य बेसिकली एक अथॉरिटी को रखने वाले वो लोग होते थे जिनके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी होती थी राज्य से संबंधित। बहुत सारे अमात्य जब एक साथ मिलकर के काम करते थे कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरे सबऑर्डिनेशन के साथ, पूरे सपोर्ट और ऑफिशियल लोगों के साथ, तो उन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद के रूप में हम जानते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अमात्य जो है वो राजा को दिन प्रतिदिन के जो विषय होते थे, दिन प्रतिदिन के जो सब्जेक्ट होते थे, उसमें राजा को वो असिस्ट करते थे। और अमात्यों का जो मुख्य कार्य था वो था राजा के लिए टैक्सेस को वसूलना, डेवलपमेंट को ध्यान देना, नए गांवों और शहरों को स्थापित करना, उनमें व्यवस्था का संचालन करना, व्यवसाय, कृषि, कलाकृति, ये सारे जो विषय हैं, इन सारे विषयों में राजा की वो हेल्प करें। तो अमात्य दूसरा अंग रहा है। तीसरे अंग के रूप में हम जनपद को देख रहे हैं। जनपद का अर्थ यहाँ पर किसी जिले से या डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, जनपद का अर्थ है पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर आप देखें जनपद, जनपद
यानी जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, तो लोगों की संख्या से यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है। तो किसी भी राज्य को हम तब राज्य मानेंगे जब वहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन निवास करती हो, एक पर्टिकुलर टेरिटरी या एक पर्टिकुलर एरिया में। राज्य के अंदर जो लोग निवास करेंगे, जो पॉपुलेशन निवास करेंगे, उनके लिए राज्य में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जंगल, नदी, पेड़, पौधे, ये सभी राज्य का हिस्सा होंगे यदि वहाँ लोगों का निवास है तो। साथ ही साथ राज्य के अंदर क्लाइमेट ठीक होना चाहिए। जहाँ तक हो सके लोग राजा के प्रति वफादार हों, राजा के लिए वो कार्य करते हों, वो डिसिप्लिन और रिलीजन इन चीज़ों को लेकर के भी चलते हों, ऐसा किसी स्टेट में देखने को मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी नागरिक, जो किसी भी राज्य का नागरिक अपने आप को कहता है, वो अपनी मातृभूमि के प्रति बिल्कुल सजग और सतर्क रहे और मातृभूमि के लिए वो लड़ने को भी तैयार रहे। समय समय पर जनता या समय समय पर जो पॉपुलेशन है या जनपद है, उसे सभी की भलाई के लिए, समाज के लिए, समृद्धि के लिए टैक्सेस पे करना चाहिए और हैप्पी लाइफ जीना चाहिए। तो ये जनपद में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे हम दुर्ग कहते हैं। तो दुर्ग शब्द जो है ये बताता है, दुर्ग का अर्थ है किला। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, दुर्ग का मतलब एक एक बहुत बड़ा भवन जो बहुत मजबूत होगा, जो सारे राज्य की सुरक्षा का भार संभालेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दुर्ग अर्थात फोर्ट यानी किला या दुर्ग उसे हम कह रहे हैं, फोर्टिफाइड कैपिटल, राज्य के चारों तरफ वो हिस्सा जिसे सुरक्षा की दृष्टि से घेरा गया है उसको हम लोग दुर्ग कह रहे हैं। तो ये बात समझनी है कि जब भी दुर्ग बने, ज़्यादातर दुर्ग अगर आप देखेंगे प्राचीन समय में, तो राज्य की स्थितियों के अनुसार ज़्यादातर किले या ज़्यादातर दुर्ग जो है वो पहाड़ों पर बने हैं, हिल्स के ऊपर, या डेजर्टेड एरियाज में बने हैं, या डेंस फॉरेस्ट, या सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ज़्यादातर किलों का निर्माण हमेशा वाटर बॉडीज़ के पास यानी नदियों के पास हुआ है। अच्छा, ये दुर्ग क्यों बनाए जाते हैं? तो जैसा ही आप भी समझ रहे होंगे कि जनता या जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की सुरक्षा के लिए जो जो नागरिक है, नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ सैनिकों की सुरक्षा, फूड ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए दुर्ग बनाए जाने चाहिए, राजा के छुपने या राजा के इमरजेंसी की सिचुएशन में बने रहने के लिए दुर्ग बनाए जाने चाहिए अगर उसके जीवन को खतरा है तो जब भी दुर्ग की बात करते हैं तो दुर्ग एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावरफुल अथॉरिटेटिव सेंटर के रूप में दिखाई देता है जिसमें उस समय के हिसाब से स्टेट क्राफ्ट में जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी वो सब शामिल होंगी। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कोष है। देखें, दुर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो दुर्ग इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि राज्य के द्वारा, राज्य के लोगों द्वारा जो टैक्स जमा किया जाएगा, जो कर जमा किया जाएगा, उस कर को राजा के कोष में जमा किया जाएगा। तो ये जो कोष शब्द है ये ट्रेजरी है, ये खजाने की बात कर रहे हैं। तो राज्य के एक अंग के रूप में हम कोष को भी देखते हैं। अगर राज्य में कोष नहीं है तो उस राज्य में व्यवस्था संचालन में दुविधा या व्यवस्था संचालन में समस्या होगी। तो कहते हैं फाइनेंस जो है लाइफ ब्लड होता है किसी भी स्टेट के लिए। तो फाइनेंस का होना, राज्य के अंदर कोष का होना, राज्य के अंदर फाइनेंस का होना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैसा है, इस पैसे को, इस कोष में जमा पैसे को, इस कोष में जमा धनराशि को किससे लिया जा रहा है? तो जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाएगा और इसी पैसे को सैनिकों की सैलरी देने में, भवन निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सड़क बनवाने में, नदी, कुआं, सराय, इस तरह की चीज़ें बनवाने में प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था। अगर हम ट्रेजरी को देखें तो ट्रेजरी हमेशा पैसे से, वैल्यूएबल मेटल्स से, जेम्स से भरी होनी चाहिए और टाइम टू टाइम अगर अगर
स्टेट ये फील करे, अगर राजा ये फील करें, अगर मंत्री ये फील करें कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और उस इमरजेंसी सिचुएशन में हमें ज़्यादा टैक्स लगा करके लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए, तो वो काम भी किया जाए और ये सारा जो धन है, ये सारा जो पैसा है, ये सब कोष में जमा होना चाहिए। अगला जो पार्ट है उसे हम दंड कह रहे हैं। दंड शब्द जो है ये बताता है अपने आप को आर्मी को। दंड यानी एक एम्पावर्ड मिलिट्री। तो जब भी हम दंड की बात करेंगे हम मिलिट्री की बात करेंगे, यानी राज्य की सुरक्षा के लिए, राजा की सुरक्षा के लिए, दुर्ग की सुरक्षा के लिए, कोष की सुरक्षा के लिए और राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए एक सेना का होना आवश्यक है। तो राज्य के एक अंग के रूप में हम सेना को भी देखते हैं, जहां रेगुलर, लार्ज और डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग के बेसिस पे लोगों का चयन होता हो। सेना में जितने भी लोग हैं वो देश के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन समय में बड़ी बड़ी सेनाएं बनाई जाती थीं जिसमें घोड़े, हाथी और बाकी चीज़ें शामिल होते थे। तो ये दंड का जो कॉन्सेप्ट है ये कौटिल्य ने इसीलिए दिया कि आर्मी में क्षत्रिय होंगे और क्षत्रियों का जो कर्तव्य है कि सभी की रक्षा करना, वस्तु की रक्षा करना, संसाधन की रक्षा करना और लोगों की रक्षा करना। तो अगले पार्ट के तौर पर हम देखते हैं मित्र। मित्र जैसे हम एली एंड फ्रेंड्स, एली एली जो शब्द है ये साथी शब्द को परिभाषित करता है। तो जब हम एली एंड फ्रेंड्स देख रहे हैं तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से देखें, राज्य के सबसे अंतिम और 7वें अंग के रूप में हम मित्रों को देखते हैं। यानी राजा के मित्रों से यह संबंध है कि राजा स्वयं अपने आप को राजा बनाए रखता है और उसको स्वयं राजा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके आसपास के राज्य के लोग उसके उसके पिता के जो सहयोगी रहे हैं, उसके पिता के समय के जो मंत्री या फिर जो विद्वान लोग रहे हैं, वो सभी इसके फेवर में हों। तो पूर्वजों के मित्रों को भी एक राजा को ध्यान रखना चाहिए, अपने नए मित्रों पर भी ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उन मित्रों को उपहार स्वरूप वस्तुएं या संसाधन प्रदान करना चाहिए। कभी इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में उनकी मदद करनी चाहिए। अपने मित्र के प्रति और राज्य के प्रति वफादार होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार की दृष्टि से किसी भी राज्य को अपने नए नए मित्र बनाते रहना चाहिए। तो ये सारे पार्ट हम लोगों ने आज देखे। आशा करते हैं कि ये 7 अंग आपको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इन 7 अंगों को बिल्कुल अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई भी अपना व्यू प्रेजेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सके इन वीडियोस को, इन कंटेंट्स को AKTU स्टूडेंट्स तक, AKTU के लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ